नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी अशोक वानखेड़े और पौने 12 साल की विशुद्ध उपलब्धियां मोदी की आज सामने आ गई हैं। पौने 12 साल में वाकई वो कर दिखाया मोदी ने जो 70 साल में मुमकिन नहीं था। मैं तो कहता हूं नामुमकिन था। नेहरू नेहरू एक नहीं 10 नेहरू नहीं कर सकते थे। पूरे देश में दर्जनों शहरों में सड़कों पर कोहराम है। पब्लिक आग बबूला है। एक दूसरे को संदेह की निगाहों से देख रही है। एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं लोग। जातीय विद्वेष चरम पर है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अपने शीर्षस्थ स्तर पर विराजमान है। ये पौने 12 साल की मोदी की उपलब्धि है। कहो नरेंद्र, मजा आ रहा है ना? आ रहा होगा मजा। आज मैं आपको विजुअल्स और बयान तमाम सुनवाऊंगा। आप कल्पना कीजिए कि किस हद तक इस समाज को विभाजित कर दिया है और नफरत कितना अब आपके भीतर, हमारे भीतर, सबके भीतर कितना नफरत भर दिया। और आज उन अंधभक्तों के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे, मैं उन सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से भी सवाल करूंगा। वक्फ बिल आ रहा था तो मजा आ रहा था ना आपको भी? आज कह रहे हो कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। जब वक्फ बिल आया था तो मजा आया था, अब्दुल टाइट हो गया। हम यही बात आज से नहीं, महीनों से लगातार कह रहे हैं कि मजा सबको आएगा। दूसरे मजा लोगे, बस दिन गिनो कि कब आपको मजा देंगे साहब। दिन गिन लो कब मजा आपको देंगे वो। आज सड़कों पर आप लोग कह रहे हैं कि भाजपाइयों को पीटेंगे सड़कों पर। ये खुलेआम धमकी दी जा रही है कि भाजपाइयों को, भाजपा कार्यकर्ताओं को सड़कों पर पीटेंगे। नरेंद्र मोदी का नाम लेके चेतावनी दी जा रही, धमकी दी जा रही। दर्जनों शहरों में लोग सड़कों पर हैं। मोदी के फोटो पर कालिख पोती जा रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। हुजूम है सड़कों पर, उपद्रव है सड़कों पर। लेकिन याद कीजिए, पौने 12 साल क्रमिक रूप से आप सबने कभी कभी मजा लिया है कि नहीं लिया है? मैं इसमें भी आज ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि बड़ा मजा मुझे आ रहा है ना। क्रमिक रूप से सबने मजा लिया है। और जितने आज मजा ले रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे खुचे हो सकता है मजा ले रहे हो, उनकी बारी कल आएगी। उनकी बारी कल आएगी, ये तय मान लीजिएगा। भाव को ले आइए और अब देखिए जरा देश में क्या चल रहा है। स्वागत है भाव। शुरू करिए भैया, एक एक करके जो आपके पास जिस सीक्वेंस में है दिखाइए, वो दर्शकों को आप दिखाइए, मैं ब्रीफ करता चलूंगा। अबे देखो मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहां बगल में बैठे थे, कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज बाहर पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से हम लोग का कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है पंडित पागल हो गया। सुना आपने? ये सिटी मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश के बता रहे हैं कि इनको डीएम के आवास में बंधक बना लिया गया, और लखनऊ से फोन आया और डॉट 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 गाली देते हुए पंडित पागल हो गया है कहा गया। इसको पूरी रात बंधक बना के रखो। अभी आगे चलिए। ये तो कुछ नहीं है, ये तो अफसर थे पीसीएस ना। आगे बढ़िए। करीब 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय जो बरेली हैं, श्री अविनाश सिंह जी, उन्होंने वार्ता के लिए मुझे बुलाया। तो मैं उनकी आदर सत्कार करते हुए, क्योंकि वो हमारे अभिभावक भी रहे हैं और अधिकारी, हमारे सीनियर अधिकारी हैं, मैं वहां पर गया।
तो वहां पर जब गया तो वहां पे उस समय तक कप्तान साहब श्री अनुराग आर्या जी नहीं थे। 5 से 10 मिनट के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा कप्तान साहब को कॉल करके श्री अनुराग आर्या जी को बुलाया गया। इस दौरान जो हमारे साथ सचिव साहब जो है बार एसोसिएशन बरेली के सचिव साहब दीपक पांडे जी भी थे, मेरे साथ में थे। इनको अलग कर दिया गया और बाहर बैठा दिया गया और मुझे अकेले डीएम साहब के साथ और कुछ अन्य साथी अधिकारीगण थे उनके साथ अकेले मैं बैठा हुआ। मुझे कंटिन्यूस प्रलोभन दिया जा रहा था कि तुम एक काम करो, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो, 1-2 दिन रिलैक्स करो, अभी इतनी जल्दी क्या है, 4 दिन में तुम्हारा प्रोसेस जो है हम कंप्लीट करवा देंगे, तुम्हें जल्दी रिलीविंग मिल जाएगी। एक प्रेशर टैक्टिक्स और जो नहीं होता है कि प्रलोभन देते हुए अरे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं और 4 दिन बाद एग्जिट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये आशय ये था कि जो SIR का जो काम हुआ है उसका बहाना लेके कि 26 जनवरी को SIR के काम से मैं बहुत प्रेशराइज था, इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने रिजाइन दे दिया है और अभी वो 3-4 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही थी। इस बीच करीब 20 मिनट पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले आया हूँ, करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, जाने मत देना। जैसे ही मैंने सुना तुरंत मैंने हटा दीजिए। ये पूरा प्रकरण एक हो गया। अभी देखते हैं एक प्रकरण, ये सिटी मजिस्ट्रेट थे, बंधक बनाकर रखो। आगे बढ़िए, चला दीजिए। भाव को देखिए, ये रातों रात तत्काल सामान शिफ्टिंग, ये अग्निहोत्री जो है अपना घर खाली करके ट्रक बुलाए और उस समय तक इनके साथ लोग इकट्ठा हो गए थे और सब सामान वामान पैक करके आवास छोड़ करके गाड़ी छोड़ के सब चले गए। आगे चलिए नेक्स्ट। ये तो सिर्फ एक अभी अग्निहोत्री पर थे, अभी अग्निहोत्री पर नहीं, अब आगे बढ़िए, पूरे देश में जो आग लगी है वो देखिए। फिर जय श्री राम का नारा लगेगा तो फिर ये पलट जाएंगे कि कुछ करने जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है। अब ये देखिए, अब ये एक कसम खा के कह रहे हैं कि अपने जीवन काल में ये महादेव का पवित्र रुद्राक्ष पहना है। कसम खा कह रहा हूँ, मुझे स्वयं भी अगर लड़ना हो तो मैं अपने को वोट नहीं दूंगा, अपने बाप को नहीं दूंगा, अपने बेटे को नहीं दूंगा। भाजपा के नाम पर स्वयं श्रीमन नारायण राम भी चुनाव लड़ने आए तो उनको भी वोट नहीं देंगे। अब नहीं दिया जाएगा। यूजीसी एक्ट अगर वापस हो गया तो पहले वापस करके दिखावें, पहले वापस करके दिखावें। अपनी शंकराचार्य से माफी मांग ली गई, दोनों करना पड़ेगा। शंकराचार्य से माफी और यूजीसी की वापसी और SC/ST एक्ट का तरह संस्कार, तीनों करना पड़ेगा। तब घंटा फिर बच जाएगा। घंटा नहीं, घंटा बच जाएगा। घंटा नहीं, घंटा बच जाएगा। समय की प्रतीक्षा कीजिए, कौन वाला घंटा बजेगा। चलिए, आक्रोश में है, ये सवर्ण है, वही गलती हो गई। ये राम जन्मभूमि आंदोलन में ये काल सेवक थे, इनको 4 गोलियां लगी थी। 4 गोली लगी थी इस शख्स को, जो अभी आप जिनको देखे, कहे कि हमारे बाप खड़े हो जाए और बाप छोड़ दो, अगर श्री राम खड़े हो जाए भाजपा टिकट पर तो वोट नहीं देंगे। आगे बढ़िए, देखिए, चलो भैया। मोदी जी का कानून मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हम लोग तो खून पसीने से सींचे हैं भाजपा को। अगर नरेंद्र मोदी जी वापस नहीं ले रहे हैं इस कानून को तो हम लोग भाजपा को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। स्वर्ण समाज के लोग जो है इस समय काफी नाराज है केंद्र के सरकार से। आप देखिए जो यूजीसी जो एक्ट आया है उसको खिलाफ देंगे। चलिए, क्योंकि बहुत कंटेंट है, केवल झलक हम दिखा रहे हैं। झलक के तमाम स्थानीय पत्रकारों इसके लिए एहसान है कि वो कर रहे हैं। ये देखिए शंकराचार्य, अब देखिए ये माघ मेला क्षेत्र, इस मैंने बहुत पहले कहा था भाऊ, शुरुआती दौर में, कि कहीं ये माघ मेला क्षेत्र संगम के किनारे यहीं पर न इनका वो लिखा हो, मतलब इनके लिए वाटरलू। ये देखिए केंद्र बिंदु बन गए हैं, एपी सेंटर शंकराचार्य। फोन आया शंकराचार्य के पास, किसका? देखिए अग्निहोत्री का। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे।
आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण। आगे चलते जाइए। अभी भी ट्रेलर है, अभी भी ट्रेलर ही है। अभी देखिए, सब एक ही मानसिकता के लोग नहीं होते स्कूलों में, कॉलेजों में एक ही मानसिकता के बच्चे नहीं होते। आप देख रहे विद्रोह की क्या सीमा है। सरकार ने कह दिया, एक पक्ष क्या कह रहा कि यदि यूजीसी वापस हुआ तो सड़कों पे उतरेंगे। हम कह रहे हैं यूजीसी यदि लागू रहा तो हम सड़कों पे उतरेंगे। सरकार चुप बैठी। भाई मैं आप लोगों से एक बात कह रहा, क्या त्यागी समाज के, ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के, कायस्थ समाज के, सामान्य समाज के सांसद विधायक नहीं है क्या सदन में? है नहीं क्या? है जी। तो मैं ये कह रहा, जब यूजीसी आया वो जब भी सदन में होंगे, और मैं कह रहा हूं उन्हें यदि नहीं पता वो आज भी सदन में होंगे। क्या अधिकार उनका है या नहीं है बोलने का? लेकिन वो नहीं बोलना चाहते। वो चाहते हैं कि जातीय टकराव आप लोगों में हो, आप लोग जातियों से टकराना। इसलिए भाई मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि यूजीसी के मामले में सवर्ण समाज आवाज उठावे, मुखरता से आवाज उठावे, लेकिन सरकार के खिलाफ उठावे। किसी अगड़े पिछड़े के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ एक शब्द का प्रयोग न करे। हमारा निवेदन है आप सब लोगों से। हमें जातियों से लड़ाना चाहती है सरकार, हम जातियों से नहीं लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, सरकार से। और बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए, बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए पद यात्रा करेंगे। सवर्ण अधिकार पद यात्रा करेंगे और उसी सरकार के बारे में जाएंगे जिस सरकार यूजीसी लाई। अगर किसी को दूसरे को सड़क पर उतरना उतरे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जातीय भेदभाव से नहीं रह सकते, हम धार्मिक भेदभाव से नहीं रह सकते। ये बाइट बहुत महत्वपूर्ण थी। इस समय दलित समाज, पिछड़े इस देश के, वो कह रहे हैं अगर यूजीसी हटाया तो हम सड़क पे उतरेंगे। ये सवर्ण जो अगड़े हैं ये कह रहे हैं यूजीसी हटाओ नहीं तो हम सड़क पर ही रहेंगे। और सरकार चुप, सरकार चुप है। देश कौन चला रहा? सरकार, वही नरेंद्र मोदी आ रहा, वो चुप है। आपस में नहीं लड़ना है, यह बात तो तय मान लीजिए। किसका नफा किसका नुकसान ये सरकार की जिम्मेदारी है, आपस में नहीं लड़ना। आगे चलिए, आगे चलिए। बस बाबू आ रहा हूं, ये देखिए बलिद, ये देखने के बाद तो असली विचार उद्गार निकलेंगे बाहर। हम सभी सलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल, केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। कसम खाते हैं। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। जस करनी तस भोगहु दाता, सुनिए अब ये डिप्टी सीएम। यूजीसी के लेकर सवर्ण समाज सब बहुत नाराज है, इसके बारे में क्या? कोई नाराज नहीं। भारत जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी कदम होता है उठाए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर सत्ता को मुसलमानों का वोट न मिलेगा। यूजीसी के लेकर सवर्ण समाज सब बहुत नाराज है, इसके बारे में क्या? कोई नाराज नहीं। भारत जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी कदम होता है उठाए। शुतुरमुर्ग भी शर्मा जाएंगे, कह रहे कोई नाराज ही नहीं है, कोई नाराज नहीं है। तो शुतुरमुर्ग धरती से विलुप्त हो जाएंगे। मालिक प्रभु चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये आ गया, सस्पेंशन की चिट्ठी आ गई भाऊ। वो इस्तीफा दिए थे अग्निहोत्री, तो उनके सस्पेंशन की चिट्ठी भी आ गई। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सस्पेंशन पर तो अलग चर्चा ही करेंगे, आगे चलिए। मैंने इसीलिए कहा कंटेंट बहुत है, इसलिए सीक्वेंस में नहीं, जैसे दिखाए कंट्रोल रूम आज वैसे ही दर्शक देखें। ये देखिए इस्तीफा, आप देखिए
आपने डायरेक्ट हिट किया था 11 इस्तीफों पर। अब देखिए इस्तीफों के का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। ये अगला इस्तीफा आ गया, ये नोएडा से इस्तीफा आ गया, अगला हैंड रिटन हस्तलिखित इस्तीफा आ गया है। जिलाध्यक्ष नोएडा को भेज दिया गया है। ये देखिए राजू पंडित का इस्तीफा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, ऑफिस बियर। हटाइए, आगे चलिए, अभी तो शुरुआत है, आगे चलिए। प्यारे साथियों, अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एक लंबे का अंगूठा काटना चाहता है, उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठीभर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों तमाम रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं। ये चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। ये सरकार धर्म की बात करती है, गौरव याद करे, धर्म की बात सरकार करती है, और अभी अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ देखिए, वहां तो आपने देखा 100 200, यहाँ देखिए हजारों की भीड़, पूरा हाउसफुल शो है। और वहां पर ऐलान हो रहा है कि अगर यूजीसी बिल वापस लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है सरकार, फिर हम तुमको बताएंगे सड़कों पर उतर के। चलिए एक और दिखाइए, फिर भावुक पास चले, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है और बहुत अभी कंटेंट है। एक और दिखा दीजिए। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। भाऊ अब तो मजा आ रहा होगा नरेंद्र जी को, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा? 12.25 साल यहाँ पर मुझे लगता है कि हम क्या सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। जाति जाति को टकराना, धर्म धर्म को टकराना, जाति धर्म के अंदर टकराव, हम सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस सरकार ने जो बार बार हम कह रहे हैं कि अब वो शपथ ले रहे थे वोट नहीं देंगे, तो ऐसी शपथों पे तो सरकार हंसती है, क्योंकि वोट से थोड़ी जीतती है। वो तो गणेश कुमार के टूल किट से जीतती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वोट देना हो। लेकिन जनता इस रास्ते पे उतरा है, ये 140 करोड़ की जनता है, इसमें 40 करोड़ भी अंधभक्त समझे तो 100 करोड़ के तो लोग हैं। यदि वो रास्ते पे आ गए तो उन्हें कौन कंट्रोल करेगा? क्या अपनी पुलिस अपने ही ऊपर गोलियां चलाई? क्या आर्मी को प्रेस करोगे, या अपना सैन्य उतरेगा अपने ही लोगों के खिलाफ? बवाल ऐसा ही शुरू होता है। इंदिरा गांधी जैसे ताकतवर शख्स को भी सत्ता से जाना पड़ा। एक कॉलेज के हॉस्टल का छोटा सा एक मसला एक संपूर्ण क्रांति के रूप में सामने आया। कहीं ना कहीं इस सरकार को इस बात को देखना होगा, आपस में लड़वा के आपको क्या मिलेगा। ब्राह्मण समाज के एमएलए ने जब मीटिंग ली तो अच्छा होता कि इनको सबको बुला के पूछ लिया होता कि भाई क्या है तकलीफ है, अपन साथ में बैठ के बात करेंगे, अलग अलग क्यों बात करें। लेकिन आप तानाशाह जैसे यदि उनको वार्निंग देते हो कि ये ठीक नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, तो बवाल तो होगा। आज सवर्ण वर्सेस रेस्ट, यदि ये युद्ध शुरू हो गया तो छोड़ दीजिए हिंदू मुस्लिम, हिंदू धर्म का कितना पतन होगा उसका देखिए आप पहले। और इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनके ऊपर आप अपना सवाल उठा दिए। शंकराचार्य जैसे लोग बिठा के बताएं कि भाई सवर्ण भी चुप हो जाए, ये भी सब अपन हिंदू है, हम सब मिलकर बात करेंगे। लेकिन वहां एक अलग फ्रंट खोल दिया है आपने।
आध्यात्म और धर्म का काम करने वाले लोगों के खिलाफ अलग फ्रंट खोल दिया है, अलग अलग मंदिरों और प्रतिष्ठानों में अलग फ्रंट खोल दिया है। आपको उसको टेक ओवर करना है। संत दो टाइप के हो गए, सरकारी संत और एक धर्म के संत। एमएलए बटे हुए हैं, लोग बटे हुए हैं। ये कहां जाके रुकेगा ये मुझे पता नहीं, और अब मुझे डर लगने लगा है। यदि इस देश में ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये देश ऐसे लेवल पे जाएगा, ये टूट टूट के खंडित हो जाएगा। 1947 में 2047 में हम प्रगतिशील देश होंगे। 2047 छोड़िए, 2027 देखिए क्या हो रहा है। 27 तक बच पाएंगे क्या हम यदि ऐसा ही चला तो? क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। मैं बार बार कहता हूं कि जब बेरोजगारी और समृद्धि, जब आपके यहां बेरोजगारी नहीं होगी और समृद्धि होगी तो ऐसे बवाल को 2 मिनट के अंदर समाज ही बंद कर देता है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं होता इन चीजों के लिए। यहां तो आपने इतनी बड़ी फौज पाल के रखी है जिनके पास समय ही समय है, क्योंकि काम नहीं। जब झगड़ा होता है तो लोग सोचते कि अरे नहीं, झगड़ा रोकने वाले 10 लोग आते हैं, लेकिन हर आदमी अपने 2 टाइप की रोटी के इसमें इतना उलझा हुआ है। महंगाई एक तरफ, नौकरियां जा रही, नई नौकरियां मिल नहीं रही है, ऊपर से वृष्टि हो रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान। मुझे बताइए, एक गौतम अडानी छोड़ा तो इस देश में कौन सुखी है? मुझे बताइए, सभी परेशान। जब ऐसा स्थिति हो जाती है तो फिर ये एक जो साइकिक या जो मेंटल स्टेटस होता है समाज का, वो इसमें इस आग में घी डालने का काम करता है। जो आदमी घर में फ्रस्ट्रेशन बहता है वो भी लट लेके निकलता है, चलो देखा जाएगा, बहुत हो गया, थक गए जीवन से लड़। और ऐसा नहीं कि ये देश पटरी पर नहीं था। जो देश पटरी से उतर चुका था, जिस देश की ये स्थिति थी कि अपने को कर्जा लेने के लिए लंदन में हमको, यहां से इंग्लैंड हमको सोना भेजना पड़ता था। भारत की साख इतनी नीचे गिर गई थी कि आपके जबान पे कोई आपको पैसा देने को तैयार नहीं था। राव साहब जब आए, उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया। उनको लगा कि नहीं, इसका इलाज एक डॉक्टर ही कर सकता है, और अर्थशास्त्र का डॉक्टर। उस आदमी ने 5 साल उसको वो मिले, और उसके बाद 10 साल जो मिले प्रधानमंत्री पद के, 15 साल में देश को जिस स्थिति में लाया, उससे वापस उसी स्थिति में लेके गए ये पिछले 11 साल। डॉक्टर साहब की जहां 54 लाख करोड़ कर्जा था, वहां 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया। कैसे देंगे हम? अब बजट आएगा, देख लीजिए। ये तो बजट बताता नहीं, आजकल तो बजट के नाम पे मजाक करते ये लोग। पहले बताएं ना, आंकड़े बताएं तो समझ में आता है कि हमारा 40% तो पैसा सिर्फ ब्याज और मुद्दल चुकाने में हो रहा है, ब्याज कर्जा चुकाने में हो रहा है। विदेश नीति इतनी हो गई है कि अब आज मुझे डर लगने लगा है। पहले होता था कि अखबार की हेडलाइन सब पढ़ के आदमी को थोड़ी सी खुशी होती थी। जब हमारे कॉमर्स मंत्री बनते, वाणिज्य मंत्री बोलते हैं कि हम विन विन सिचुएशन में करेंगे, तो हमको लगता था कि भारत के लिए कुछ अच्छा होगा। डर लगता है कोई एग्रीमेंट होता है तो, क्योंकि वहां लूज लूज सिचुएशन होती है। अमेरिका के साथ हम बिल्कुल नुकसान नहीं होने देंगे, तो समझ लेना नुकसान हो रहा है अपना, इसीलिए बोल रहे नुकसान नहीं होने दे रहे। मर गया किसान भारत का, मर गया किसान। अब आज यूरोपियन ट्रेड यूनियन का डील, जिस उत्साह में यूरोप है, उनका उत्साह देखते हुए मेरे पेट में गोला आया। ये क्या देश की अस्मिता बेच के आएंगे पता नहीं, क्योंकि इनके आंखों के सामने, एक आंख के सामने अडानी है, एक आंख के सामने अंबानी है, और फोकस कहीं है नहीं। अरे भाऊ, और इस मंत्रिमंडल में एक मर्द मंत्री नहीं है जो बोलेगा कि गलत हो रहा है। ये कौवालों की टोली है, बस सुर में सुर मिलाए चले जा रहे हैं। किसी को नहीं पड़ी है।
अरे भोग लिया, बहुत मंत्री पद भोग लिया। राजनीति में अब 17 साल की उम्र हो गई है। अब बोल दीजिए कि ये गलत हो रहा है साहब, हम साथ नहीं दे पाएंगे आपका। लेकिन प्रधानमंत्री बोलते उससे 4 फुट आगे जाके बोलते। प्रधानमंत्री ने खुद नहीं कहा कि मैं 2029 में चुनाव लड़ूंगा। राजनाथ सिंह उनको 29 के भी आगे और उसके भी आगे 5 साल दे रहे। 100-125 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे आप। मंत्रिमंडल एक मजाक का विषय हो गया है और भारत सरकार पूरे विश्व में मजाक का विषय हो गया है। छोटे छोटे जो देश जिनकी औकात नहीं है वो आंखें दिखाते हैं और वो अपने अस्मिता के लिए लड़ते हैं और हम लड़ते नहीं हैं। मुझे बताइए कौन से फ्रंट पे, चलिए कौन से फ्रंट पे हम कहेंगे कि हम आज ठीक है, हम चाइना से लोहा नहीं ले सकते। पाकिस्तान को गोद में लेके अमेरिका बैठा हुआ है। बांग्लादेश से संबंध खराब है। लंका चीन के कब्जे में गया हुआ है। हमारे यहां बोलते हैं एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, मतलब मुझे दया आती है जब राहुल गांधी ने कहा कि कहां हमारे ये एक्सपोर्ट का कैसा होगा, ये सब उद्योग बंद पड़ रहे हैं। और एक कुपड़ मंत्री जिसने कभी, मुझे नहीं पता पड़ता कॉलेज में भी गया कि नहीं गया, कि कौन सी इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस से डिग्री ली, बोलता हमारा निर्यात बढ़ा है, देखो इतने करोड़ बढ़ा है। अरे कुपड़, डॉलर की कीमत देख कहां जा रही है, तो निर्यात तो बढ़ा ही दिखेगा। 60 रुपए के डॉलर से गिन तो पता पड़ेगा निर्यात कितना नीचे आ गया है। मूर्ख बनाते हैं देश को। ये मतलब आज मतलब ये स्थिति होगी आशीष जी कि क्या ये समाज, मतलब जब भगवान श्री कृष्ण का श्राप दिया था कुंती ने कि जैसा मेरा वंश खत्म हो गया वैसा तुम्हारा भी वंश खत्म हो जाएगा, और यादव कुल खत्म हो गया था आपस में लड़के। क्या ये भारतवर्ष को शाप के रूप में तो नहीं आ रहे हैं कि आपस में लड़के मर जाओगे? मैं हमेशा कह रहा था आपस में लड़ने की बात, मैं हमेशा इस बात को, आप मेरे वीडियो पिछले 20 साल के वीडियो उठा के देखिए, मैं हमेशा कहता था कि हिंदू मुसलमान मत करो, क्योंकि जिस दिन मुसलमान हिंदू के झगड़े खत्म हो जाएंगे फिर हिंदुओं के अंदर के झगड़े चल जाएंगे। फिर सवर्ण वर्सेस ओबीसी होगा, ओबीसी वर्सेस दलित होगा, फिर दलितों में भी बड़ा दलित छोटा दलित ऐसा होगा। आज बहुत लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए कह रहे हैं कि बुरा लगे। यही अब्दुल को टाइट करने पे आज जो सड़कों पर हैं, जो चीख रहे हैं ना, ये अब्दुल के टाइट होने पर ये जश्न मना रहे थे, घर में खा रहे थे, और इनको लग रहा था कि इनका नंबर कभी नहीं आएगा। और हम तब से कह रहे थे कि आज खीर पूरी खा लो, नंबर तुम्हारा भी है। और इस देश के दलित पिछड़े, उनका तो नंबर सदा से था, उनका तो सदा था, वो कभी उत्पीड़न से, शोषण से, दमन से कभी बाहर नहीं जा पाए बेचारे। इसीलिए आशीष जी, जिस आदमी को बहुत बड़ा विजन था, जिसको हम विजनरी कहते थे, इसीलिए स्वर्गीय बाबा साहेब आंबेडकर जी ने थक हार के, थक गए उन्होंने संविधान देने के बाद भी जाति प्रथा खत्म नहीं कर पाए। वो सोच समझ रहे थे, वो देख रहे थे सामने, वो भविष्य देख रहे थे। इसीलिए उन्हें अपने भाषण में कहा था कि संविधान बुरा अच्छा नहीं होता भाई, इसको चलाएगा कौन, वो आदमी देखो कैसा होता है। यदि वो आदमी तानाशाह होगा तो ये अच्छा संविधान भी आपको गलत लगने लगेगा। और वही हुआ, 75 साल भी पूरे नहीं हुए तो ये हमको आंबेडकर जी देखने लगे। इसलिए आंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था कि भाई इसमें नहीं रहूंगा। ये कहां लेके जाएगा पता नहीं। आप देखिए बस सड़कों की हालत देखिए, लोगों की जुबान देखिए। अभी तो और बचा है, मैं आपको दिखा देता हूँ वक्त, थोड़ा सा 2-4-10 मिनट, क्योंकि देश हम लोग क्यों कर रहे हैं, कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। देश रहेगा तब ना न्यूज लॉन्चर रहेगा, तब ना हमारी बातचीत रहेगी। देश का हालत आप भी तभी रहोगे भाई, हमारा छोड़ो, आप भी तब रहोगे जब देश रहेगा। सारे सवर्ण संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं। अब पेट्रोल डालकर मोदी जी के पुतला का दहन देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो।
चलिए आगे। आज हमने इस देश के प्रधानमंत्री की नीति का पुतला जलाया। देश के प्रधानमंत्री ने जो हमारे सवर्ण भाइयों के साथ अन्याय किया है, आज हमने उसका पुतला जलाया है। और ये पुतला जलने के बाद ही हम थमने वाले नहीं हैं। हम केंद्र सरकार से बोलना चाहते हैं, अगर ये यूसीसी बिल पास करने के बाद आपने अभी वापस नहीं लिया तो अब रोडों पे उतर के आपके कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और भाजपा सरकार के जो विधायक और मंत्री वोट मांगने आएंगे उनको वहां से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ये हमारा वादा रहा, ये करनी तरह का नहीं, पूरे संपूर्ण समाज का वादा है आपसे, सवर्ण समाज का। संतोष सिंह भदौरिया, श्री राजपूत करनी सेना, मध्य प्रदेश अध्यक्ष। सुनिए जरा, यही अब कहां पे जा रहे हैं देखिए। मैं बार बार कर रहा हूं, अब्दुल को टाइट करते समय सबको मजा आ रहा था। ये राजपूत करनी सेना है, ये राजपूत करनी सेना क्या कर रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं को सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कोई संविधान की, आज कोई संविधान की बात नहीं कर रहा है भाऊ, सांसद विधायक को दौड़ा के मारेंगे। कोई कानून, अब सब हर आदमी अपना कानून अपने हाथ में ले रहा है। जब आप अब्दुल के लिए कानून हाथ में लेने दे रहे हो तो कानून हाथ में लेने की आदत सी लग गई है समाज को, तब रोका नहीं आपने। जब शंकराचार्य के खिलाफ गुंडे भेजते हो तब आपने उन गुंडों के हाथ में कानून जाने दिया। जब पुलिस कस्टडी में एक माफिया है, पुलिस के बीच में कोई आके उनको गोली मार के देता है और आप वो होने देते हो, तो वो हाथ तो फिर बंदूक किस पे भी उठाएंगे। सवाल महात्मा गांधी की हत्या का नहीं था आशीष, सवाल मानसिकता का था समाज में। यदि महात्मा गांधी की हत्या हो सकती तो किसी की भी हत्या हो सकती है। फिर इंदिरा जी की भी हत्या हुई, फिर राजू जी की भी हत्या हुई, फिर एलन मिश्रा की भी हत्या हुई। सवाल मानसिकता का है कि हमें विचार समझ में नहीं आए तो हम वैचारिक दृष्टि से नहीं लड़ेंगे, हम उसे खत्म कर देंगे। ये सोच। मेरा इस यूजीसी पर एक सवाल है भाऊ, एक सवाल यूजीसी पर है। ये हम तो इस टिप्पणी में नहीं जाएंगे, मैं तो आज भी उस बात पर कायम हूं। बहुत लोग कहेंगे, कहते ही हैं सवर्णद्रोही और ये वो, मैं इस बात पर कायम हूं कि इस देश के दलित, इस देश के पिछड़ों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उन पर दमन शोषण बिल्कुल बिल्कुल खत्म होना चाहिए। वो दृष्टि में भी नहीं होना चाहिए, दिल में भी, दृष्टि और दिल में कहीं नहीं होना चाहिए कि ये हमसे नीचे है। ये खत्म होगा तब। लेकिन ये विवाद इतना क्यों हुआ? अगर ये बिल, ये यूजीसी बिल जो आया, यूजीसी एक्ट कानून जो भी आया है, ये क्या पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था? जो ये, फिर मैं कहता हूं इसका एक और एकमात्र जिम्मेदार इस देश में अगर किसी को मैं मानूंगा तो नरेंद्र मोदी के सिवाय किसी को नहीं। क्योंकि कानून को तो जेब से निकाल करके फेंकने लगे हैं ये प्रधानमंत्री। जेब में मैं आपको बताता हूँ अगर चर्चा होती भाव, चर्चा होती। हाँ, कानून कैसे बना करते थे। हमारे देश में एक लैंड एक्विजिशन बिल पे एक कानून बना था, ठीक है, और वो कानून रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर था। जब कानून बनता है तो उसका जो ड्राफ्ट है वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती है। यूपीए की सरकार थी और उस पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरमैन आदरणीय सुमित्रा महाजन। वो बिल सुमित्रा महाजन ने 1 साल तक बनाया, 1 साल लगा। मुझे याद है तब कभी जयराम रमेश तो कभी दूसरे जो मंत्रालय संभालने वाले मंत्री थे वो अलग अलग बदलते रहे। वो आके ताई जी कैसा भी करके, ताई ने कहा कि नहीं, मैं जब तक स्टेक होल्डर से बात नहीं करूंगी तब तक नहीं बात करूंगी। 1-1 साल लग गया एक स्टेक होल्डर से बात करने, इंक्लूडिंग संघ। उन्होंने संघ को भी, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कांग्रेस के संगठन को भी बुलाया। और जब पूरा संगठन को बना के वो बिल ड्राफ्ट हुआ और बिल प्रेजेंट हुआ तो यूनानिमसली पास हुआ, यूनानिमसली पास हुआ। उसके बाद वो बिल चलता रहा, उसी बिल के हिसाब से काम होते रहे। नरेंद्र मोदी जी आ गए, नरेंद्र मोदी जी ने आते से ही वो बिल स्क्रैप कर दिया और अपने हिसाब से बिल इंट्रोड्यूस किया। उसका अध्यादेश निकाला, एक अध्यादेश निकाला 6 महीने हो गए, दूसरा अध्यादेश निकाला 6 महीने हो गए, तीसरा अध्यादेश निकाला 6 महीने हो गए। अल्टीमेटली वो बिल, उन्होंने जो अमेंडमेंट थे वो स्क्रैप कर दिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग से उसको कई जगह इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया गया।
इसको कहते हैं स्टेक होल्डर से बात करना। यूनानिमसली कैसा पास हुआ अभी? क्योंकि सभी को बातचीत की गई थी। आपने किसान बिल लाए, वापस ले लिए, किन किसानों से बात की थी आपने? कोई नहीं। आप एमएसपी रिलीज करते हैं, किस किसानों की बात करते हैं? कभी जाके खेत पे मालूम है? मामा को तो इतना मालूम है एग्रीकल्चर मिनिस्टर को हमारे कि उसका बेटा फूल का धंधा करता है और एक्सपोर्ट करता है। गांव में जाके देखिए किसानों की हालत क्या है। इसी मामा के राज में गोलियां चली थी किसानों पे और किसान मर गए थे। आप किसी का, आप लेबर के कानून आओगे लाओगे, मनरेगा लाया आपने, किसी मनरेगा पे काम करने वाले 2 परिवारों से भी बात की आपने जिनको मनरेगा से फायदा पहुंचाता है? क्योंकि आपको मनरेगा की जगह खत्म करना था, महात्मा गांधी का नाम खत्म करना था, महात्मा गांधी की आपको पहचान खत्म करनी है इस देश की, क्योंकि अल्टीमेटली महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से ये लोग हैं। इनका सांसद यदि सांसद में ये कहता है कि नथुराम गोडसे मेरा आइडल है और उसके बाद भी वो पार्टी में बना रहता है, तो आप बताइए मत कि आप उनके साथ खड़े नहीं थे। तो आपको महात्मा गांधी को निपटाना है, आप मनरेगा लाओगे, किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं करोगे। अब बिल मिसफायर होता थे, लोग कहते कि भाई विरोधी पार्टियां काम नहीं करनी थी, मोदी जी बहुत अच्छा काम करना चाहते थे। क्या काम करना चाहते थे? किसके लिए काम करना चाहते थे? मन की बात करके काम करना चाहते थे? कभी आपने पूछा, स्टेक होल्डर को पूछा? यूजीसी में आप बिल लाते हो, किसी स्टेक होल्डर से पूछा? मैं एक और बात इसमें और ये आपने कहा भी मनरेगा बिल ना, स्टेक होल्डर से पूछने के बाद छोड़ दीजिए। ये जिस सत्र में अभी जब पास हुआ है, इस सत्र के बिजनेस में जो पहले सत्र शुरू होने के पहले जारी होता है, जिसमें कि इस सत्र में ये बिल आएंगे, ये बिल था नहीं। ये तो 2 दिन में करके इन सब ने, क्योंकि हमेशा ध्यान डाइवर्ट करना होता है, भ्रम और भय, यही 2 हैं इनके पास सत्ता में रहने उपकरण। ये बिल आता, इस बिल पर संसद में स्टेक होल्डर से बात हुई होती, दलित संगठनों से बात होती, आंकड़ों से भी बात कर लेते, सबसे बात कर लेते, प्रॉपर बनाए होते और ठीक है। उसके बाद आप बात कम से करते, ज्यादा से करते। सदन में जब बिल आता तो वहां पर सदन में तमाम दलित और पिछड़े सांसद हैं। वहां अखिलेश यादव से लेकर रामजी लाल सुमन से लेकर के अवधेश पासी से लेकर और चंद्रशेखर रावण तक जितने थे, सब अपनी अपनी राय रखते, अपने विचार रखते, सब उसमें कहां पर क्या खामी है। बहुत सारे दलित पिछड़े इतने सांसद हैं, भाजपाई नहीं बोलते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, भाजपाई हो सकता नहीं बोलते, वो कहते मोदी जी के ही पांव में। वहां तो एक बात है, मोदी ने जो कहा वो सही है। मोदी का, क्योंकि उनको अपनी राजनीति और परिवार और बेटा देखना है, तो वो कुछ नहीं, वो किसी समाज के नहीं है। अब वो सिर्फ मोदी का परिवार है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है ना मोदी का परिवार। बीजेपी के तमाम सांसदों को इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई का डर है। वो ब्रैकेट में, भाव मैं तो इतने कहता हूँ, ब्रैकेट में उन्होंने लिख लिया मोदी का परिवार, तो अपने परिवार का ही तो सोच रहे हैं, बस अपने परिवार के मुखिया का। अब उनका कोई, उनकी जाति नहीं है। भाजपा सांसदों जिनको कंफ्यूजन हो उनको मैं बता दूं, भाजपा सांसद न ब्राह्मण है, न ठाकुर है, न पिछड़ा है, न दलित है। वो मोदी परिवार है, तो मोदी के हित में परिवार अपना आपसी एक दूसरे का हित साध। लेकिन बाकी तो उसमें सलाह मशविरा देते, चर्चा होती, लेकिन जेब से निकाला और बिल फेंक दिया, लो बिल आ गया, बिल आ गया, लड़ो, और कोई फर्क नहीं है। और मुझे तो एक और संदेह है, मुझे तो ये संदेह है कि ये सब आपस में पब्लिक को लड़ा करके और देश की बिक्री हो जाएगी। ये सब जो अभी मदर ऑफ ऑल डील्स और फादर ऑफ ऑल डील्स हो रहा है, मैं वही इस पर कोई एनालिसिस नहीं करेगा देश कि इससे हमारे देश को क्या मिलेगा और क्या जाएगा। मैंने कहा ना कि जब कपास के लिए 11% ड्यूटी खत्म कर दी, अमेरिका में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है और 95% एक्स्ट्रा कपास है उनके पास, 95%, जो उन्हें विदेश में बेचना होता है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेचना होता है। अमेरिका की खपत मात्र 5% है। तो भारत जैसा मार्केट उन्होंने देखा, हमारे यहाँ 11% से ड्यूटी 0 पे कर दी और बोला गया कि कपास बाहर से आएगा तो कपड़ा सस्ता होगा। सस्ता कपड़ा बेचने के चक्कर में हजारों लाखों किसानों को आपने बर्बाद कर दिया।
अरे क्या कहें आप तो। ये कौन देखेगा? और ये जितने भी पामेरियन है, एंकर और एंकरनिया, ये सुबह से शाम तक कि हमारा कपड़ा सस्ता हो जाएगा, हमारा कपड़ा, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। अरे उस स्ट्रोक से लोग मर गए। इट वॉज अ डेथ स्ट्रोक फॉर द फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र, फार्मर्स ऑफ गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ये सड़क पर जो लड़ाई हो रही है ना, इसको ही कहेंगे सब मास्टर स्ट्रोक है। इसको भी ये देखिए, लोग जागरूक होकर के अब जो है अपने हक की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने इन सबको सड़क पर खड़ा कर दिया। ये सब सोए हुए थे। ये देखिए मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी घर में नहीं किसी को सोने देंगे, आलस खत्म कर दिया इन सबका। चलिए खैर, अभी इजाजत दीजिए हमें, लेकिन पूरे देश में स्थिति बहुत विकट है और हम आज आपके साथ लगातार, आज हो सकता है कार्यक्रम भी कुछ ज्यादा हो, तो ढूंढ ढांड करके देख लीजिएगा। यूट्यूब के भरोसे मत रहिएगा, नोटिफिकेशन के ढूंढ ढांड के देखिएगा, क्योंकि सारी तस्वीरें आप तक लाएंगे। और मैं एक बात कर रहा हूं, वो सवर्ण हो, उन सवर्णों के लिए भी जो अब तक जो है अब्दुल में मौज ले रहे थे, उन सबके लिए भी घर में बैठ के 5 मिनट सोचना, ये सब कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है और इसके पीछे का मकसद क्या है। और अगर ये लग रहा है कि सब सनातन की रक्षा के लिए है, तो चुपचाप घर में बैठ जाओ, फिर रोड पे क्यों आ रहे हो? कल तक तो सनातन की रक्षा के लिए सब कर रहे थे मोदी जी, और आज जो है आप लेकर के डंडा झंडा बाहर निकल रहे हो। तो पहले 5 मिनट तसल्ली सोचो कि इस देश में हो क्या रहा है, आपके साथ ही नहीं, इस पूरे देश के साथ क्या हो रहा है। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।